Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our second chapter of history class 6 and our topic is the evolution of Gandhara civilization. जिस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. The centers of this civilization are stretched from Kashmir to various areas of Texla. Texla was the center of Gandhara art. अगर आप कभी इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड पे गए हों तो वहाँ पे टेक्सला के नाम से एक जगह है जो कि सेंटर है गंधारा आर्ट का और गंधारा सिविलाइजेशन का. जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो सिटीज़ बड़े फेमस थे, एक मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा, इसी तरह टेक्सला जो है वो गंधारा सिविलाइजेशन और गंधारा आर्ट के हवाले से बहुत फेमस है. द पीपल लिविंग हेयर वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म. यहाँ के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले थे. दे वर्शिप द स्टैचूज़ ऑफ द रिलीजियस पर्सनस, और वो स्टैचूज़ को वर्शिप करते थे, उनकी इबादत करते थे जैसे कि हिंदू वर्शिप करते हैं, इसी तरह ये बुद्धिस्ट भी बुतों की पूजा करते थे. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रैंड स्टैचूज़ ऑफ बुद्धा, स्टूपास एंड रूइंस ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन इन सवात वैली. और सवात वैली के अंदर वहाँ बड़े बड़े काफ़ी ग्रैंड किस्म के बुद्धा के स्टैचूज़ भी हैं. ठीक है, जो बुद्धा, जो गौतम बुद्धा था या जो सिद्धार्थ हमने बात की थी, जो कपिला वास्तु में पैदा हुआ था, उसी गौतम बुद्धा के बहुत बड़े स्टैचूज़ भी हैं. साथ में स्टूपास भी हैं. ये स्टूपास जो लफ्ज़ है, ये एक टेम्पल की तरह, एक मंदिर की तरह जगह होती है बुद्धिस्ट लोगों की. अगर आप कभी इसको देखें तो ये एक गुंबद की फॉर्म में होता है, और इसको अगर आप देखना चाहें तो उसको आप गूगल कर सकते हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा. ये एक बेसिकली इबादत की जगह है. जैसे मुसलमानों के लिए इबादत की जगह मसाजिद होती हैं, क्रिश्चियंस के लिए चर्च होती है, हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, इसी तरह इनका बुद्धिस्ट के लिए स्टूपाज होते हैं. एंड रूइंस ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, रूइंस मतलब जो वहाँ बचा कुचा रह गया था, जो चीज़ें वहाँ पे मिली इनको, जैसे कि हमने इंडस वैली के बारे में पढ़ा था, ऑर्नामेंट्स मिले थे, टॉयज़ मिले थे, बुल कार्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिली थी. तो ये सवात वैली के अंदर भी इनको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिली. पिलग्रिम्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिडर देम सैक्रेड. और जो लोग आते हैं स्पेशली पिलग्रिम के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, जिस तरह हम मुसलमान स्पेशली मक्का मुकरमा को हज के हवाले से और उम्रे के हवाले से इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसी तरह ये बुद्धिस्ट भी इस एरिए को इम्पॉर्टेंट और सैक्रेड समझते हैं. स्टूपा नेम्ड शैंग्रो स्टूपा वॉज प्रिपेयर्ड इन बरी कोट नियर सवात. ये भी आप गूगल करें, शैंग्रा स्टूपा लिखें और बरी कोट का एक एरिया सवात में, वहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि उस ज़माने का एक स्टूपा बना हुआ है. आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट्स रूइंस आर स्टिल स्प्रेड एवरीवेयर इन सवात वैली. इवन अब हज़ार साल इन बातों को गुजर गए हैं और उस टाइम में बुद्धिज़्म जब फैला गंधारा सिविलाइजेशन को, तो अभी भी ये रूइंस आपको वहाँ पे सवात वैली में मिलेंगी. गंधारा आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैचूज़ ऑफ बुद्धा एंड एनग्रेविंग ऑफ बुद्धा इन स्टोन्स. जो गंधारा सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें गंधारा आर्ट जो है वो बहुत फेमस है, और उस आर्ट के अंदर दो चीज़ें हैं. एक तो वो बुत बनाया करते थे, स्टैचूज़ बनाया करते थे, स्कल्पचर्स बनाया करते थे, और दूसरी चीज़ वो इस तरह से दीवारों के अंदर, स्टोन्स के अंदर इनग्रेव किया करते थे, मुख्तलिफ स्टोरीज़ या इवेंट्स को कैप्चर करते थे. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस, जब गौतम बुद्धा ने अपना पैलेस छोड़ के जंगल्स ऑफ गाया में गया था, तो ये उसका एक उन्होंने इवेंट कैप्चर किया हुआ है. Gandhara is not only a name of an art, rather it reflects a whole civilization. Definitely Gandhara जो है वो एक आर्ट नहीं है सिर्फ, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन है जैसे हम बात कर रहे हैं. Earlier this art was under the influence of Greek fine arts, but later it got mixed with local arts. Greek art was tried to be molded according to the teachings of Buddha. अगर आपने ग्रीक आर्ट को थोड़ा स्टडी किया हुआ हो, और अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली गूगल करके ज़रूर देखें. ग्रीक आर्ट में भी वो स्कल्पचर्स बनाया करते थे, बुद्ध स्टैचूज़ बनाया करते थे, उनके गॉड ज़्यूस और अपोलो और इस तरह के मुख्तलिफ गॉड्स हैं, उनके वो स्कल्पचर्स बनाया करते थे, अभी भी इवन है वो. उधर से लोगों ने जब स्टार्टिंग में देखा तो इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस गंधारा सिविलाइजेशन और गंधारा आर्ट का ग्रीक आर्ट से था.
ये भी स्कल्पचर्स बनाया करते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता बुद्धा की टीचिंग्स के साथ, उसकी तालीमात के साथ, ये थोड़ी आर्ट उन्होंने अपने तरफ से मोल्ड कर दी, अपने तरीके से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। द मोस्ट एशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन गंधारा। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम हेयर। अगर आप ये पिक्चर देख सकें तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम की गंधारा सिविलाइजेशन की एक यूनिवर्सिटी है, और ये सबसे एशियंट या पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, हिज स्टार्वेशन एंड हिज डिपार्चर फ्रॉम पैलेस हैव बीन शोन वेरी ब्यूटीफुली इन गंधारा आर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, डिपार्चर ऑफ बुद्धा के हवाले से स्टोन में इनक्रेव किया गया है इसकी इवेंट को। इसी तरह से उसकी स्टारवेशन, मतलब वो जो भूखा प्यासा रहा जंगल में, और इसके अलावा जो उसकी बर्थ है उसको भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द डिफरेंसेस ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म फ्रॉम हिंदुइज़्म। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि जो दो न्यू रिलीजन बने थे हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़, जिनमें से एक जैनिज़्म था जो महावीर का रिलीजन था, और एक बुद्धिज़्म का था जो गौतम बुद्धा का रिलीजन था। तो इसमें हम मेन 5 पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। पहला पॉइंट ये है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो हैं वो हिंदुइज़्म की बुक्स को नहीं मानते, और इसके साथ ही वो कास्ट और क्रीड सिस्टम को भी नहीं मानते। जैसे कि हिंदुइज़्म में तो कास्ट और क्रीड सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें वो ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और शूद्रास को सबसे लोअर कास्ट मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में ये चीज़ नहीं थी, उसमें इक्वालिटी की बात थी। नंबर 2 पॉइंट है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ले स्ट्रेस ऑन द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में स्पेसिफिकली दोनों ने, महावीर और गौतम बुद्धा ने, दोनों ने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, और इसके लिए जैनिज़्म में तो महावीर ने एक टर्म यूज़ की, अहिंसा। और नॉन वायलेंस मतलब जुल्म नहीं करना, किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को नहीं मारना। फिर थर्ड पॉइंट है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म अलाउ प्रीचिंग वाइल इन हिंदुइज़्म वन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ हिंदू बाय फोर्स। अब दोनों ही इस मज़हब के अंदर, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अंदर, आप लोगों को प्रीच कर सकते हैं, तबलीग करके अपनी तरफ बुला सकते हैं, बल्कि आप उनको कन्विंस किसी तरह कर सकते हैं। लेकिन हिंदुइज़्म में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है, जैनिज़्म and Buddhism teach to refrain from sins, while Hindus believe that after taking bath their sins are washed away. अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में एक ये टीचिंग भी थी कि आपको गुनाहों से बचना है, बुरे कामों से बचना है। जबकि हिंदुइज़्म में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बुरा काम या गुनाह कर भी लिया है, तो आप एक ख़ास उनकी जो गंगा और जमुना के नाम से जो नदियां हैं उसमें आप नहाएंगे और आप पाक साफ़ हो जाएंगे, आपके गुनाह धुल जाएंगे। जबकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इन हिंदुइज़्म वर्ल्डली लाइफ इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, वाइल जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म आर इंक्लाइन टुवर्ड्स मॉन्करी। अब हिंदुइज़्म में दुनिया की जो ज़िंदगी है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जबकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट एक शख्स है जिसको उर्दू में हम सिकंदर आज़म भी कहते हैं। ये वो शख्स है जिसको कहते हैं अगर इसको ज़िंदगी में मौका मिलता तो ये शायद पूरी दुनिया फ़तह कर लेता, लेकिन इसने काफ़ी हद तक दुनिया के कई हिस्से फ़तह किए। और इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस सब कॉन्टिनेंट के हवाले से है, तो इंडिया के हवाले से बात करेंगे। अलेक्जेंडर वॉज बॉर्न इन ग्रीस इन 356 BC बिफोर क्राइस्ट। हज़रत ईसा से 356 साल पहले ये पैदा हुए, और ग्रीस में पैदा हुए, जो तुर्की के साथ आज मुल्क है, और उसका कैपिटल एथेंस भी है। ही लेफ्ट फॉर इंडिया टू कैप्चर इट्स वेल्थ एज वेल एज टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और इंडिया को इन्होंने कैप्चर करने का सोचा, और उसकी ज़ाहिर वेल्थ को कैप्चर करने का सोचा, और ख़ास तौर पे दुनिया को फ़तह करने का अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सोचा। इट वाज द फर्स्ट यूरोपियन अटैक ऑन इंडिया, और ख़ास तौर पे अगर आप इस अटैक को देखें तो ये पहला यूरोपियन अटैक था सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के ऊपर। Alexander came to India in 327 BC from Central Asia, conquering काबुल एंड बॉर्डरिंग एरियाज़। तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट सेंट्रल एशिया से एंटर होते हैं 327 BC में, और ये इन्होंने फिर काबुल और उसके बॉर्डरिंग एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। तो जब इन्होंने ये कैप्चर किया तो इनकी एज उस टाइम 29 ईयर्स ऑलमोस्ट थी। ही क्रॉस द इंडस रिवर एंड एडवांस टूवर्ड्स टेक्सला, और फिर वहाँ से इंडस रिवर को क्रॉस करके ये टेक्सला में एंटर होते हैं। उस टाइम के जो राजा था टेक्सला का, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को, सिकंदर आज़म को वेलकम करते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं।
इससे अलेक्जेंडर बहुत खुश होता है। कुछ टाइम टेक्सला में स्टे करने के बाद वो सोचता है मैं जहलम जाऊंगा। जहलम में उस टाइम का राजा होता है राजा पोरस, और राजा पोरस उस टाइम ये डिसाइड करता है कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करूंगा, बल्कि मैं इससे जंग लड़ूंगा, एक बैटल लड़ूंगा। और फिर इनके दरमियान, दोनों के दरमियान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और राजा पोरस के दरमियान जहलम में एक जंग होती है जो कि बहुत फेमस है। और अलेक्जेंडर ने बहुत सारे अपने जो एरोज़ हैं वो एलिफेंट्स पे उन्होंने अटैक किया, राजा पोरस की आर्मी पे अटैक किया। राजा पोरस की आर्मी को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से राजा पोरस की आर्मी ये जंग हार गई। अब बज़ाहिर तो राजा पोरस की आर्मी जो है ये जंग हार जाती है और अलेक्जेंडर जीत जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर को भी खुद बहुत ज़्यादा ज़ख़म आते हैं और नुकसान भी होता है, और वो देखता है कि राजा पोरस बहुत ब्रेव है, तो इसी वजह से वो फिर वापस चला जाता है और ये इलाका, ये जगह राजा पोरस को वापस कर देता है। अब दो बातें इसमें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं कि अलेक्जेंडर को इस जंग के अंदर इतनी ज़्यादा ज़ख़म हुए थे और इतना ज़ख्मी हो गया था कि वापस जाते हुए उसके रास्ते में ही डेथ हो गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रास्ते में डेथ नहीं हुई थी, वो अपनी जगह ग्रीस पहुंच गया था। वो ग्रीस पहुंचने के बाद उसको कोई उस टाइम की कोई बीमारी फैली थी वहाँ पे, जिसकी वजह से, क्योंकि वो पहले ज़ख्मी भी था तो वो बेड रेस्ट पे था, इसकी वजह से ग्रीस में उसकी फिर बाद में डेथ हुई। लेकिन मेन रीज़न राजा पोरस की इस जंग को माना जाता है। अलेक्जेंडर ब्रॉट विद हिम मैनी लर्नड स्कॉलर्स हु रोट अबाउट इंडिया, और अपने साथ अलेक्जेंडर जो है बहुत सारे स्कॉलर्स भी लेकर गया था ग्रीस। सी रूट्स वर आल्सो डिस्कवर्ड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर्स अटैक ऑन इंडिया। और इसी के दौरान डेफिनेटली आप जब जंग लड़ रहे होते हैं तो आपको नए रास्ते भी मिलते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।